हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम बातें हैं दोनों, जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। तो इसको समझने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। ऐसे होता है ना, सबके साथ होता है, ज्यादातर जो कमीने लड़के होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा होता है। अब वो क्या करते हैं, 12th हुई, अब वो जाकर कॉलेज में जाएंगे। अब बहुत से तो ऐसे होते हैं जाते ही गर्लफ्रेंड बनाएंगे। दूसरे तरह के कैसे लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं बनाएंगे, है ना, यानी कि बिल्कुल दूर रहना है। तो 1-2 महीना तो दूर रहे, लेकिन जैसे ही 2, 3, 4, 5 दिन हुए, महीने के बाद के, तो दिमाग ने क्या बोला, एकदम से एक लड़की आई, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की सामने आई। तो दिमाग ने बोला एकदम से, भाई कर ले, है ना, यानी क्या होने लगा, भटकने लगा, है ना। तो दिमाग क्या बोलेगा, आज घर गए, सोने लगे, नींद नहीं आ रही, तो क्या हो रहे हो, घूम रहे हो, यानी कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। और दिमाग क्या बोलता है फिर, अरे कर ले भाई, यही तो बोलता है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बात। अब की बार पहले हमने बोला था कि ये दो कपल्स हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों को बोला था। तो इस बार लेट करो, इस बार लेट करो कि ये पूरा का पूरा एक बंदा है, पूरा ही एक बंदा है, जो डाइपोल है, एक ही बंदे की बात चल रही है। अगर जो ये पूरा एक बंदा है, ठीक है, और ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो हम क्या होती है, एक सीधी लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिसकी स्ट्रेंथ चेंज ना होती हो। ये अब देखो, कहने का मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी। यहां पर देखो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर वैल्यू है, तो इतनी ही यहां पर मिलेगी। किसी पॉइंट पर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहनी है। ऐसी फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो समझ गए बात को। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमने बोला भाई, वो जो बंदा था, बड़ा ही अच्छा बंदा था, कंट्रोल करके गया अपने ऊपर, 1.5 महीना तो करा ही कम से कम, बेशक अब भटक गया, है ना, बहुत के साथ होता है ये केस। तो अब वो क्या करने लगा कि भाई चल कर ही लेते हैं अगले दिन। और अब वो जाकर के बोलने से भी डर रहा है। अब लड़कियां तो बोलती नहीं, है ना, वो तो बहुत एटीट्यूड में होती हैं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगी, है ना, चाहे अच्छा लगता है वो या नहीं लगता है, बोलेगी नहीं। ऊपर से डर इतना लगता है उनको, पूछो मत ना, जैसे कोई से गोली मार दी हो पीछे से, है ना, ऐसा लगता है जैसे पापा ने तलवार लटका रखी हो गले पर, बिल्कुल वो वाला डर। लड़के तो खुले मिजाज के होते हैं, जाकर कूद पड़ेंगे स्विमिंग पूल में। तो देखो अब आगे की तरफ हमने क्या कहा, हमने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, घूमेगा। एक इस तरीके से यहां पर कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, लड़की बहुत ही खूबसूरत है, और ये लड़का यहां पर है। अब इस लड़की से एक तरीके से फील्ड्स निकल रही हैं जो इसको परेशान कर रही है, ठीक है। अभी बड़ा परेशान हो रहा है, यानी कि घूम रहा है, करूं ना करूं, तो ये घूम जाएगा। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर एक डाइपोल क्या करने लग जाता है, रोटेशन करने लग जाता है। किस तरीके से करता है, चलते हैं आगे बातें करते हैं। तो मैंने कहा ये डाइपोल कुछ इस तरीके से इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कुछ एंगल बनाते हुए ये यहां पर ये थीटा एंगल बना रहा है। देखो मैंने नीचे भी दिखाया, ये वाला एंगल थीटा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये एंगल थीटा बनाता है डाइपोल। इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। चलें तो आगे चलते हैं। अब मैंने कहा अगर जो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो भाई डाइपोल पर होते हैं दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज बल्कि और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। दोनों ही इक्वल चार्ज होते हैं। डाइपोल की लेंथ हमारी 2l होती है, इसको l कर लो भाई। ए भी होती है डायग्राम में, ए हम एल ले रखी हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो आप एल ही कर लो सब जगह, जहां भी ए लिखा हुआ है इसको भी एल करो अपने हिसाब से, एल 2l। तो डायग्राम में जहां जहां ए आए आप एल कर लीजिए अपने अपने आप ही, ठीक है। लो मैं इसको मिटा देता हूं, अपने आप ही एल कर लो, ठीक है, जहां भी ए है, जहां भी ए है। चले तो आगे। अब मैंने कहा इसकी लेंथ 2l है, ठीक है, 2l है इसकी लेंथ, मैं 12 ही बोलूंगा, ठीक है, ये 12 लेंथ है इसकी डाइपोल की। और मेरे को क्या चाहिए, अब मैंने कहा टॉर्क,
क्वेश्चन क्या है, टॉर्क, यानी कि टॉर्क निकालनी है मेरे को डाइपोल पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीजें चेक कर लेते हैं कि घूमेगा तो घूमेगा कैसे। लो मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ बढ़ती है। ये यानी कि पॉजिटिव इधर होगा कुछ और नेगेटिव इधर होगा। अगर जो चार्ज ये वाला पॉजिटिव है इस एंड पर, ये वाला चार्ज, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि फोर्स कुछ ऐसे लगनी है। ये लग रही फोर्स, ये लग रही, कितनी फोर्स लग रही है, प्लस के क्यू ई। इसी तरीके से मैं बोलूंगा अगर जो नेगेटिव चार्ज है तो ये कुछ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। तो मैंने कहा देखो ये रही इलेक्ट्रिक, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट हुआ, माइनस के क्यू ई। समझ गए इतनी बात। मैंने ये फॉर्मूला क्यू ई क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू बाय एफ बाय, सॉरी एफ बाय उल्टा होगा थोड़ा सा, एफ बाय क्यू। तो यहां से एफ की वैल्यू निकालो तो क्या आ जानी है, क्यू ई। चले तो इसको मिटा देते हैं घटिया चीजों को, ये तो बेकार की बातें हैं, पहले पढ़ चुके पहले बहुत। जो घटिया किस्म के बालक होंगे जिन्होंने ना पढ़ रखे मत पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देखना चाहते हो देख लो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, चलो भाई, नहीं पढ़ना तो भागो यहां से। ठीक है, देखते हैं आगे की साइड में। चलो हमने कहा इसके पर फोर्स ऐसे लगी, इस पर फोर्स ऐसे लगी, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, अब इससे पहले मैं आपको कुछ 11th का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ये लिखा पढ़ा है, वो जगह नहीं है इस पर, मैं यहीं पर बता देता हूं, इसके ऊपर देखते रहना, ठीक है। अगर जो मेरे पास एक बॉडी है, ये रही लीनियर बॉडी है, और मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊं एक इधर की साइड को, और दूसरी फोर्स ऐसे लगाऊं इधर की साइड को, तो ये इसी पॉइंट पर घूमने नहीं लगेगा क्या। और जो फोर्स रोटेशन दे दे किसी बॉडी को, हम उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये फोर्स मैंने कहा F, बोला जाता है दोनों फोर्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। एक इधर को लग रही है तो दूसरी उसके अपोजिट इधर को लग जाए, बोथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि एक इधर को एक इधर को, है, दे फॉर्म टॉर्क। ये क्या बनाती है, टॉर्क बनाती है। ये 11th का कॉन्सेप्ट था, कुछ आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। वैसे कोई पढ़ता नहीं 11th में, हम भी नहीं पढ़े थे अपने टाइम पर, आज सब कुछ पता है पर, ठीक है। को दो ऐसी फोर्स लगी, हमने बोला इसकी लेंथ L है, ये जो भी आपकी बॉडी है इसकी लेंथ L है। तो इतनी बातें समझ गए। अगर जो एक बॉडी है उस पर मैं दो अपोजिट फोर्स एक्ट करूं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, जैसा मैंने दिखाया इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बनाती है, टॉर्क बनाती है, ठीक है। ये जर्नल चीजें हैं, आप माइंड से सोचो तो आप खुद ही पहचान पाओगे कि भाई हाँ लगती है टॉर्क। और 11th क्लास में टॉर्क का फॉर्मूला होता था हमारा आइदर फोर्स, देखो ये रहा यहां लिख रहा है, यहीं से दिखा दे, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। वही बात, ये लीनियर बॉडी थी, एक फोर्स ऐसे एक्ट करी, दूसरी फोर्स अपोजिट में ऐसे एक्ट करी, दोनों फोर्स इक्वल होंगी तभी तो घूमेगी बढ़िया करके, एक ही पॉइंट पर यहीं रखी रखी घूम जाएगी। लेकिन अगर जो मान लो ये वाली फोर्स कुछ ज्यादा हो तो घूमेगी तो, लेकिन आगे भी चलती रहेगी। लेकिन फिजिक्स कहती है कि घूमेगी नहीं, बस आगे ही आगे चलेगी, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, आगे चलने को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन करना। लेकिन अगर जो एक ही पॉइंट पर दोनों फोर्सेस इक्वल हो तो ये यहीं नहीं घूमने वाली है, तो हम बोलेंगे कि क्या करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यही पुराना कॉन्सेप्ट था, बेकार सा घटिया किस्म का कॉन्सेप्ट। चलो आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं आगे कुछ अपना चैप्टर। चलो तो ये हमारा डाइपोल था, ऐसे रखा था, ये फोर्स लगने लगी थी कुछ इस तरीके से इधर की साइड को, ठीक है, ये लगने लगी इधर की साइड को, एक फोर्स लगने लगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्या बना दिया, कपल बना दिया। टू फोर्सेस एक्टिंग, एक फोर्स ये रही इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में लगने लगी। तो ये क्या करेंगे, दोनों ही फोर्स हम जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट होंगी। क्यों, क्योंकि बोथ चार्जेस आर इक्वल। डाइपोल पर चार्जेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फोर्सेस भी इक्वल हुई। तो हम बोलेंगे दे फॉर्म अ कपल। ऐसी फोर्सेस को कपलिंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है।
तो ऐसी फोर्स को कपलिंग फोर्स बोला जाता है और कहते हैं ये टॉर्क बनाती है, टॉर्क यानी कि टॉर्क लगती है, कपलिंग फोर्स ही टॉर्क बनाती है जनरली जो बोलूं मैं। तो इतनी बात समझ। और इस केस के अंदर अगर जो बॉडी दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही हैं तो रोटेशनल फोर्स होती है, ना ही कि ट्रांसलेटरी मोशन होता है। रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। ये डायरेक्टली आपको याद रखनी है या फिर नोट बना करके साइड में लिख लो, एग्जाम में ये पॉइंट पूछ लेता है। नोट लिख लो, ऐसे कॉपी में नोट बनाओ, यहां पर पहले ही बना लो, है ना, या इस पूरी डेरिवेशन को लिखने से पहले ही बना लो, कहीं भी बना लो, लिख लो। इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन टॉर्क जीरो कब होगी, यानी कि रोटेशनल मोशन जीरो कब होगा, जब बॉडी लीनियरली आगे को बढ़े, यानी कि एक दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट ना हो, एक फोर्स ज्यादा हो दूसरी कम हो, तो बॉडी आगे को बढ़ने लगेगी। ठीक है, मान लो ये वाली फोर्स ज्यादा है ना, तो घूम करके ना क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, यानी कि लीनियर मोशन करेगी, हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। दोनों बातें सेम होती हैं। तो लिख लो, इफ टू फोर्सेस आर एक्टेड इन लिख लो, मैं बोल रहा हूं, इफ टू फोर्सेस आर एक्टेड इन अ डाइपोल and both forces are equal and opposite or different line of action, ब्रैकेट में लिख लेना इस बात को, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इसी बात को बोला जाता है, यानी कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, एक दूसरी तरफ को लग रही है, एक दूसरी तरफ को, then they form couple, तो ये क्या बना लेती हैं, कपल बना लेती हैं। देन दे फॉर्म कपल। कपलिंग डांस देखा है कैसे करते हैं, एक ऐसे घूमा दूसरा ऐसे घूमा, एक ऐसे घूमा, एज्यूम करो माइंड में, एक ऐसे घूमा दूसरा ऐसे घूमा, ऐसी तो घूमा है वे, यानी कि टॉर्क लग रही है, कपलिंग फोर्स आगे थोड़ी ना चलाए वे, ऐसे घूमते रहे। तो ये क्या हो गया, देन द इन दिस केस लिख लेना, ऐसे लिख लेना करके, टॉर्क कैसी होगी इस केस में, मैक्सिमम होगी, मैं इस पर लिख रहा हूं, दिख जाएगा मार्कर से, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूं। लेकिन फोर्स यानी कि फोर्स जो नॉर्मल फोर्स होती है, ये क्या होगी, जीरो। जर्नल हो गया। तो इस केस के अंदर ये लिखना जरूरी है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, वैसे तो क्वेश्चन लगाओगे तो आ जाना है, नोट्स में लिख लो तो और इजी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वो कहता है हेयर, अब देखो वही बात निकल गया, हेयर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, यही तो बात बोली जो अभी बकता आ रहा हूं दिन देर से, है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों कैसी हैं, इक्वल फोर्सेस है, फॉर्म कपल। ठीक है, कपल बनाएंगी, कपल बना दिया। तो हमने बोला टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये आइदर फोर्स, यानी कि ये बॉडी थी, एक ऐसे फोर्स लग रही थी, दूसरी ऐसे, दोनों में से किसी एक फोर्स को यहां पर लिख दो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है, मान लो ये बॉडी ऐसे ना रख करके कुछ ऐसे रखी होती, जैसे कि हमारा डाइपोल रखा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमें, ध्यान रखना 11वीं क्लास में फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये परपेंडिकुलर डालो, ये ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो यहां से इसको जोड़ो, तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होने वाली है, ये वाली देखना ध्यान से, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो समझ गए फॉर्मूला कैसे लगता है, अब मिटा देता हूं बेकार की बात को। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने बोला आइदर फोर्स, यानी कि दोनों ही फोर्स कैसी है, क्यू ई, तो मैंने बोला क्यू ई, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एक, ये डायग्राम के अंदर देखो, मैंने बोला के, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, इस पॉइंट को मैंने बोला बी, ठीक है, तो ए बी के, अभी के, तो हमने बोला सभी चीजों को मिला करके के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाली डिस्टेंस, कौन सी वाली डिस्टेंस, पेन ज्यादा चेंज करना पड़ रहा है इस बार इसमें, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, बी के, ये रहा बी और ये रहा के, यानी कि बी के, तो मैंने लिखा बी के, ठीक है, फिर पेन चेंज, ये लो पेन चेंज कि चमकता नहीं है काले पे काला और सफेद पे पीला नहीं चमकता, तो बी के, समझ गए इतनी बातों को,
ठीक है, तो मैंने बोला अब बी के की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो मैंने बोला इन ट्रायंगल ए बी के, यानी कि इसको मिटा देता हूं, घटे किस्म का डायग्राम लग रहा है, अब बहुत गंदा हो गया है, ठीक है। तो मैंने बोला ए बी के, यानी कि ए फिर ब्लैक पेन, अरे भाई तंग हो गए, ए ये रहा पॉइंट, बी ये रहा पॉइंट, के, और ये क्या है, राइट एंगल है यहां पर, कौन सा वाला, ये वाला राइट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू, और ये हमने थीटा माना हुआ है, कौन सा, ये थीटा माना हुआ है। अगर जो ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो है बी के, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, और नीचे वाला ए के ये हमारा बेस हुआ। हाइपोटेनियस कितना हुआ हमारा, ये 2a जो जा रही है लेंथ ऑफ डाइपोल, 2a की जगह हम 2l बोलेंगे, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी आप लोगों को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ए बी के साइन थीटा निकालो, कितना आने वाला है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको ठीक कर लेना भाई, ये हाइपोटेनियस को नीचे लिखना, ये हाइपोटेनियस 12 नीचे आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो इसको क्वाट करके, बी के बाय 2l, गंदी राइटिंग है बहुत, देख लो 2l, बी के बाय 2l, लगा लो साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से बी के की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा 2l आ जाएगा, 2l साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू उठा करके ऊपर इसमें पुट कर दो, टॉर्क वाले फॉर्मूले में इसमें कर दिया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो Q, ये Q रहा और ये 2l, तो फिर से क्या बन गया, P इज इक्वल टू 2QL, ठीक है। जो हम पीछे करते आ रहे हैं डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला 2QL, तो मैं कहूंगा इसको P बोल दिया, तो मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया, टो इज इक्वल टू, भाई ये टॉर्क को टो से डिनोट करते हैं, P ई साइन थीटा, ठीक है। तो उस बच्चे पर इतनी फोर्स लगेगी जब वो उसके ख्यालों में खोएगा, उस लड़की के, घूमता रहेगा, घर तक पहुंच जाएगा ढूंढता ढूंढता, घर नहीं मिला, बेकार है, पापा ने बहुत मारेगा उसका, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर जो मेरे को इसको लिखना हो तो ये एक नई वेक्टर फॉर्म आ गई। अब मैं इसको समझाऊंगा कि वेक्टर फॉर्म इस टाइप की कैसे बनती है, तो देखना ध्यान से। तो इस टाइप की अगर जो वेक्टर फॉर्म आती है आपके उसमें एग्जाम में, तो कैसे बनाओगे, तो मैंने कहा कि भाई साइन थीटा फॉर्मूले में आ रहा है, तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्रॉस के बी, ठीक है। अगर जो दो वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी जाए और उन दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट कुछ वेक्टर निकल करके आए, यानी कि क्वांटिटी कैसी हो, वेक्टर हो, तो बीच में क्रॉस आता है, यानी कि ए क्रॉस बी, आप फॉर्मूले पर आ जाओ सीधा, ए क्रॉस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा। अब मैं यहां से बोलूंगा भाई ए बी साइन थीटा, और ये क्या है, पी ई साइन थीटा, तो मैं यहां से इसको ये नहीं बोल सकता क्या, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी, पी भी वेक्टर क्वांटिटी और ई भी वेक्टर क्वांटिटी, तो पी ई पी क्रॉस ई, इस तरीके से। और इन पर वेक्टर लगाना जरूरी है, ये वेक्टर लगा लेना। तो समझ गए इतनी बातों को कैसे बनी वेक्टर फॉर्म। तो अगर साइन थीटा फॉर्मूला तो ऐसे, अगर जो कोस थीटा होता तो ए डॉट बी आ जाता, डॉट आ जाता बीच में, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसी होनी, डिटरमाइन बाय, किससे डिटरमाइन करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन हम करते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल 11th क्लास के अंदर आता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मान लो मेरा ये थंब है, गंदा बनेगा देख लेना भाई, जैसे भी बन रहा है, समझेंगे ध्यान से टॉपिक को और मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, वैसे मन कोई लगाता नहीं है। देखो अब मेरा ये हाथ है, देख लो ऐसी ही, ये हाथ है, ये अंगूठा है ऊपर की साइड में, एक है गंदा डायग्राम, ये अंगूठा है। तो उसने कहा अगर जो कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, कैसे, मैंने कहा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है।
नहीं, ये तो क्लॉकवाइज होगा। अगर जो कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉक ऐसी चलती है, ऐसे इधर को इधर को इधर को, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन होती है क्लॉक में, तो क्लॉकवाइज घूम रही है। तो उसने बोला कि अगर जो इसको इसकी थंब को इसकी डायरेक्शन में रख के देखो, तो डायरेक्शन क्या आनी है, थंब को नीचे ले जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एज्यूम करो माइंड के अंदर, तो थंब को कहीं नीचे की साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ऐसे पुट करोगे भी, खुद ही रख के देखो नीचे हाथ, एज्यूम करो, मैं यहां पर दिखा नहीं पाऊंगा, एज्यूम करो माइंड के अंदर, वैसे भी डायरेक्शन निकालने का एग्जाम में आता नहीं है, बस एज्यूम करो फिलहाल के साइड में। अगर जो आप नीचे की साइड में एक टेबल पर हाथ रख के देखो, अगर जो कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही हो, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, पहले एंटी क्लॉकवाइज ले लो, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा, ऐसे घूम रही हो इधर की साइड को, तो उंगलियों की सभी डायरेक्शन उधर की साइड को रखो, उंगलियों की डायरेक्शन कह रहा हूं मैं, तो फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं बोलूंगा टॉर्क की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेकिन अगर जो कोई जो डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्लॉकवाइज घूम गया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे, तो भाई इसकी डायरेक्शन मेरे को इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी, उंगलियों की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में। तो एज्यूम करो, कैसे रखोगे भाई, ऐसे रखोगे तो हो नहीं पाएगा, तो थंब को उल्टा करना पड़ेगा, नीचे की साइड डाउनवर्ड करना पड़ेगा। जब डाउनवर्ड करूंगा थंब को, यानी कहने का मतलब है हाथ उल्टा हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा हाथ, ये थंब हो जाएगा कुछ इस तरीके से इस वाली डायरेक्शन में, क्योंकि उंगलियों की डायरेक्शन इधर को है, ठीक है, तो ऐसे घूमेगा हाथ, तो फोर्स टॉर्क क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो आ गया समझ में, चलते हैं आगे। फिर भी नहीं आया तो मेरे को बताओ। राइट हैंड थंब रूल के लिए मैं एक अलग से एनिमेशन वीडियो बना दूंगा, लाइव लेक्चर खुद से ही मैं सामने बोर्ड पर आकर के, ये जरा पीपीटी पर चल रही है तो मैं यहां पर नहीं समझा पाऊंगा, नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख ही दो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अलग से बना ही दूंगा, ठीक है, लिखो पर इस बात को, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल कितनी होगी भाई, मैंने पहले बताया था, ट्रांसलेटरी मोशन जीरो, फोर्स तो जीरो होगी, टॉर्क की तो नहीं होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे डाइपोल हैव नो ट्रांसलेटरी मोशन, सीधा नहीं चलेगा, अपनी जगह पर घूमता रहेगा। अब मैं कहता हूं केस फर्स्ट, अगर जो थीटा की वैल्यू जीरो हो, कहने का मतलब है अभी तो डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरीके से, लेकिन अगर जो ऐसे रखा हो, डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, माइनस से प्लस, यानी कि माइनस चार्ज इधर होना चाहिए, प्लस इधर होना चाहिए, यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को, यानी कि सेम डायरेक्शन, एंगल जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो मैं कहूंगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो आनी है, ठीक है, यानी कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। और अगर जो मैं साइन जीरो की वैल्यू इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूं, इस वाले फॉर्मूले में, तो टॉर्क कितनी हो जानी है, जीरो हो जानी है। ऐसी कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी कि रेस्ट में पड़ा हुआ एक निठल्ला इंसान जो घर में पड़ा रहता है, ना ही काम करता ना कुछ करता, यानी कि कुछ वर्क नहीं हुआ, टॉर्क जीरो हो गई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया। तो समझ गए, ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इसी तरीके से मैं सेकंड कंडीशन को लेता हूं, ये आ गया सेकंड केस, अगर जो थीटा 90 हो, थीटा 90 होने का कहने का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम में देखो इस तरीके से कुछ डाइपोल रखा हो, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलरली, तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हो गया तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और मैं फिर से इसी फॉर्मूले में पुट करूं, इस फॉर्मूले के अंदर, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, तो मेरे पास आ जाएगा पीई सीधा। तो मैं कहूंगा टॉर्क इस केस में मैक्सिमम होती है। अगर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि इन विच कंडीशन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, तो कब होगी, जब डाइपोल परपेंडिकुलरली रखा हो। और केस फर्स्ट में अगर जो क्वेश्चन आए किस कंडीशन में टॉर्क जीरो होगी, तो कब होगी, व्हेन डाइपोल लाइंग इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलते हैं, थर्ड केस आता है, थर्ड केस देखो, इसमें कहता है थीटा 180 हो जाए। 180 होने क्या मतलब क्या है, अगर जो डाइपोल का प्लस वाला एंड इधर को हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लग रही है, और माइनस वाला इधर को, तो डाइपोल की डायरेक्शन तो इधर को हो जानी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर को है, ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है।
और ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि काम तो करा, घूम तो गया वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला, टॉर्क जीरो हो गई। उस बंदे ने उसके पीछे घर तक तो गया, लेकिन जैसे ही वो प्रपोज करने वाला था वो घर में घुस गई, घर में चली गई। अरे कुछ नहीं हो पाया, टाइम खराब हो गया, बेचारा बड़ा बेकार इंसान था। एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था, मैं एक बात बताऊं आपको, उसको एक लड़की से हो गया लव। अब वो इतना बेशरम इंसान था कि वो उसके पीछे पीछे बस में चढ़ गया उसकी, है ना, कि भाई आज तो मैं बोलकर ही मानूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो उसको उसके घर का पता नहीं पता था। जब टीटी ने उससे पूछा कि भाई घर का पता बताओ, कि तुम्हारे घर का पता क्या है ना, कि कहाँ जाना है तुम्हारे को, मतलब घर का पता कह रहे, तो ये बोल रहा था कि भाई बताओ कहाँ पर जाना है तुम्हें, तो बोल रहा है अभी बताऊंगा। और जैसे ही उस लड़की ने टिकट कटवाया कि मेरे को वहां जाना है, मान लो मेरे को मेरठ जाना है, उसने ये बोला, मैं आपको पता नहीं बताऊंगा उस लड़की का, उसने बोला मेरे को मेरठ जाना है, तो बदतमीज इंसान ने पीछे से बस में क्या बोला, अरे मेरठ का काट दे, मेरा भी टिकट काट दे, मेरा भी मेरठ का। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो इस किस्म के लड़के होते हैं। अच्छे था वो लड़का, ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छा था, लेकिन वही है, लड़के थोड़े भटक जाते हैं। हम भी भटके थे अपने टाइम पर। देखते हैं आगे लेक्चर में डाइपोल इन, अच्छा आगे चलते हैं। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पैरेलल नहीं होंगे, यानी कहीं पर ज्यादा कहीं पर ये ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे। भाई यूनिफॉर्म का मतलब मैं बता चुका। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इस पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरे पॉइंट पर कहीं चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम नहीं मिलेगी, यानी कि डिफरेंट मिलेगी। अगर जो मैं ऐसे केस में डाइपोल को रखूं, इस तरीके से रखा मैंने डाइपोल, ठीक है, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी मेरी यूनिफॉर्म में, मान लो ये एफ लग रही है, तो इस पॉइंट पर कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉइंट पर कुछ अलग होगी, यानी कि यहां कुछ एफ डैश फोर्स लगनी होगी। तो फोर्सेस इक्वल नहीं रही, और मैंने बताया था फोर्सेस इक्वल नहीं होंगी, तो जिधर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रही होगी उधर की साइड डाइपोल क्या कर देगा, लीनियरली चलना स्टार्ट कर देगा। घर पर भी आप एक्सपेरिमेंट को इसको कर सकते हो। यानी कि मान लो ये वाली फोर्स ज्यादा थी तो डाइपोल इस तरह से मूव, इधर को मूव कर जाएगा लीनियरली, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, कहने का मतलब ये। और ये वाली फोर्स ज्यादा हो अगर जो ये वाली, तो किधर को मूव करेगा, इधर को मोशन करने लग जाएगा लीनियरली। तो हम बोलेंगे इन कंडीशन में टॉर्क जीरो हो जाएगी और नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, नेट फोर्स ऑन डाइपोल नॉट जीरो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस डाइपोल विल बी लीनियर मोशन और टॉर्क विल बी जीरो, यानी कि नो रोटेशनल मोशन, रोटेशन नहीं करेगा वो बिल्कुल भी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। नॉन यूनिफॉर्म की डेरिवेशन कभी आती नहीं है, नहीं इसकी डेरिवेशन किसी बुक में दी गई है, मैंने काफी बुकें चेक करी, ठीक है। बट इसके पर क्वेश्चन आता है कि अगर जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो होगा क्या क्या, तो इस पर क्वेश्चन आता है। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बंदा उस लड़की के पीछे गया, बेशक उसकी सेटिंग नहीं हो पाई, लेकिन उसने काम तो किया ना थक तो गया वो। अब वो थक गया तो वो थका कितना, उसने काम कितना किया, इस काम को निकालेंगे। यानी कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर जो घूम रहा है तो उसको वर्क करना पड़ रहा है, और वो वर्क कर रहा है तो कितना वर्क कर रहा है भाई, निकालते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने निकाला टॉर्क का फॉर्मूला, ये वर्क के लिए लीनियर जब मोशन हो रहा हो तो वर्क का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन रोटेशनल जब वर्क हो रहा हो, यानी कि रोटेशन हो रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म में तो भाई रोटेशन कर रहा था ना वो डाइपोल, तो वर्क की जगह क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, और dx की जगह क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह। यानी कि जब लीनियर चलता है जब तो डिस्टेंस चलता है, अभी यहां था कुछ देर बाद यहां आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो रही है। लेकिन जब रोटेशनली मूव कर रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि dx की जगह क्या हो जाएगा, d थीटा। इसको थीटा कर लेना, d थीटा, ये d थीटा कर लेना आप, तो यानी कि टॉ d थीटा। समझ गए इतनी बातों को, समझ गए तो मैं आगे चलता हूं, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अब मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल स्मॉल थीटा। हमने कहा कि डाइपोल थोड़ा सा घूमेगा, भाई घूमेगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन हम कह रहे हैं कि डाइपोल थोड़ा सा जितना घूमेगा उसके लिए वर्क निकाल लेते हैं पहले।
क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर हर चीज को छोटा मानकर करते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेट करते हैं। ये इस बात का भी रीजन मैंने अपने वीडियो में पहले दे चुका हूं कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, एक्यूरेसी की वजह से करते हैं। आपने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा कि छोटी चीज में गलती कम होती है, यानी कि जो वो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होने वाला है फॉर रोटेटिंग द डाइपोल स्मॉल एंगल थीटा। तो मैंने बोला कुछ छोटा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि डी डब्ल्यू। तो मैं बोलूंगा टॉ डी थीटा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी, ये वाली, इससे कहूंगा मैं टो की वैल्यू पुट कर दो। लो मैंने टो की वैल्यू पुट कर, पी ई साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और टोटल वर्क भी यहीं पर मैंने कह दिया, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे टोटल के लिए। लो इंटीग्रेट कर दिया। मैंने कहा कि डाइपोल जब घूमा था तो यहां से शुरू करा और बहुत देर तक घूमता रहा, यानी कि थीटा वन एंगल से शुरू करा और कहीं थीटा टू एंगल पर जाकर रुका होगा। मेरे को नहीं पता कहां पर रुका, लेकिन थीटा टू पर रुक गया होगा। ठीक है, तो मैंने कहा थीटा वन से चला और कहां तक रोटेट किया, थीटा टू तक रोटेट किया, और ये वही वैल्यू टो की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो मैंने बोला भाई डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा सीधा, पीई कांस्टेंट होगा, क्योंकि जिसका डी थीटा उसका ही इंटीग्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन। तो मेरे पास ये वैल्यू कुछ आ गई। अगर जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग करें तो हमारे पास मिलता है माइनस के कोस थीटा, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। थीटा वन से थीटा टू लिमिट हो गई। अब मैं लिमिट पुट करूंगा तो कहां से करते हैं, पहले ये वाली लिमिट पुट करेंगे ऊपर वाली, फिर नीचे वाली पर आएंगे। तो मैंने बोला माइनस पहले से था, माइनस के कोस थीटा टू की लिमिट पुट कर दी। अब बीच में माइनस आता था, लेकिन माइनस यहां पर पहले से है तो इसको प्लस कर देगा, यानी कि प्लस के कोस थीटा वन। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन करना नहीं आता मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इंटीग्रेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, बेसिक इंटीग्रेशन जो होता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं करोगे, जब तक आप तक मैक्सिमम डेरिवेशंस आने वाली नहीं है। तो ये मेरे पास इतना आ चुका अब तक। अब मैं यहां से इसको अरेंज कर लूंगा, यानी कि कोस थीटा वन को पहले लिख लिया, कोस थीटा टू को बाद में लिख लिया। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया वर्क के लिए। तो मेरे पास ये फॉर्मूला वर्क का आ चुका है। अब मैं इससे केसेस करूंगा कि केसेस क्या क्या बनने वाले हैं। अब मैंने पुरानी से फिर से वही बात बोली, थीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेबल की इक्विलिब्रियम होती थी, हमारी कंडीशन होती थी। थीटा टू इक्वल टू अनस्टेबल, यानी कि थीटा वन स्टेबल इक्विलिब्रियम से तो शुरू हुआ और किसी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाकर के रुक गया। ठीक है, ये सभी चीजें मैं पीछे वाले डेरिवेशन में बता चुका हूं कि थीटा जीरो कहां पर होगा और 180 कहां पर होगा, और अनस्टेबल और स्टेबल क्यों बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वही इक्विलिब्रियम वो बेचारा जा रहा है, वो पटकर नहीं दे रही। कहने का मतलब ये हो गया कि वो बेचारा प्यार में अनस्टेबल हो गया। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल। अब डरा तो नहीं बेचारा, लेकिन उसने भगा दिया, या कह दो नहीं हो पाई, उसका तो लग गई ना वाट, सोच सोच के पागल हो गया। कम होते हैं ऐसे केसेस, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब शादी हो जाए तो अपनी वाइफ से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, यही सब कुछ होना चाहिए। और यही होता है उसके बाद में जब फैमिली हो जाती है अपनी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो हम कहते हैं W का फॉर्मूला ये था, ये जीरो करो भाई, ये जीरो करो, कहां से टपक गया तू, ये जीरो करो, ये जीरो कहा, 0 डिग्री, क्योंकि हमने थीटा वन 0 माना, थीटा टू 180 माना, वैल्यू पुट कर दी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। माइनस पहले से है तो मैं बोलूंगा प्लस के 1 हो गई पूरी वैल्यू। सॉल्व करोगे आ जाएगा W की वैल्यू 2PE। आगे चलते हैं बहुत तेजी से, लेक्चर लंबा होता जा रहा। मेरा ज्यादातर लेक्चर वैसे 40 मिनट के आसपास होते हैं मेरे सभी लेक्चर। चलो तो कॉस के सेकंड, कॉस ही बोला जा रहा हूं, के सेकंड। तो थीटा टू किसी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से शुरू हुआ और जाकर के स्टेबल में रुक गया, यानी कि 0 एंगल बना दिया।
कहने का मतलब ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से उसने यूनिफॉर्म जो वर्किंग स्टार्ट करी, यानी कि घूमना स्टार्ट करा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जब वो रुका तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाकर के रुका। ठीक है, तो वर्क कितना करेगा, वैल्यू पुट कर दो, कोस 180 और कोस 0। कोस 180 की वैल्यू -1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो मेरे पास माइनस के 2p आ जाएगा। ये तो वही वाली कंडीशन हो गई कि एक पागल व्यक्ति था, ना कमाता था दमाता था, अनस्टेबल था, घर वाले भी अनस्टेबल कर रखे थे, एक लड़की क्या मिली, स्टेबल हो गया, लव लव हो गया। यानी कि अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर जो आपकी किस्मत अच्छी है तो अच्छा है, और किस्मत बुरी है तो फिर बुरा है ना। वैसा ज्यादातर किस्मत बेकार ही होती है, अपनी किस्मत को बिल्कुल ना आजमाए, बहुत खतरनाक चीज है, ज्यादातर बुराई हो जाती है, पैसे ही खींचे जाते हैं ज्यादातर। तो देखो कोस थर्ड केस, फिर कोस आ रहा है निकल करके, अरे मैं ही पागल हो गया हूं। लो केस थर्ड, ये कहता है इफ θ1 = 0 और θ2 हमारे को नहीं पता कहां पर जाकर के रुका है, और कहता रुका ही नहीं, घूमे ही जा रहा है, बेकार इंसान, पागल होकर के रह गया है ना। लो θ2 = θ, यानी कि मेरे को नहीं पता θ2 कितना, θ1 तो 0 है, यानी कि स्टेबल से शुरू करा उसने, स्टेबल कंडीशन से, तो क्या होना है, तो पुट कर दो बस वैल्यू को, और कुछ नहीं होना है ना। कोस θ की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि पहले वाली ये 0 करो भाई, सब जगह θ ही हुआ पड़ा है, 0 डिग्री करो इसको। ठीक है, तो 0 कर दो इसको, PE1 माइनस के कोस θ, मेरे पास ये आ जाएगा कुछ वर्क डन। अब मेरे को अगर जो वो बोले कि भाई पोटेंशियल एनर्जी भी निकालो, मैं समझाना चाहूंगा पोटेंशियल एनर्जी अगर जो 1 नंबर में पूछे तो ये कर दो बस इतना पार्ट। अगर जो वो पोटेंशियल एनर्जी 5 मार्क्स में पूछे, इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आपको वर्क डन से लेकर के, जहां से हमने वर्क डन शुरू करा और यहां तक पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। तो निकालते हैं भाई। इतनी बात तो आप जानते हो कि वो जो बंदा जा रहा था उस लड़की के पीछे, है ना, उसमें पोटेंशियल था जब तो जा रहा था। यानी कि अगर जो डाइपोल काम कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका कुछ पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, यानी कि जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा उतनी तेजी से घूमेगा, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, है ना। जितनी हिम्मत होगी बंदे में उतनी जल्दी काम को अंजाम देकर के आएगा। कहने का मतलब यह है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा वर्क, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। किसी इंसान में जितना ज्यादा पोटेंशियल है वो उतना ही काम करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, आप वी से भी कर सकते हैं, वी से भी करते हैं, और डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। और डब्ल्यू कितना आया था हमारा, ये आप कोई सा भी डब्ल्यू उठा करके लिख सकते हो, या तो ये वाला लिखो, चाहे आप जर्नल फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो मैंने जर्नल फॉर्मूला लिख रखा है, जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है। तो मैंने डब्ल्यू का मेन फॉर्मूला ये होता था, दोनों को इक्वल बोल दिया, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बहुत से लोग यहां से बोल देते हैं इसको कि भाई स्टेबल से शुरू और कहां रुका पता नहीं। तो अलग अलग बुकों में अलग बातें कही गई हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दी, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टाटा। किसी लड़की के पीछे ना पड़े। लास्ट में फिर लाइन बोली मैंने यही, क्यों, खतरनाक चीजों से बच के रहें, वो बहुत खतरनाक होती हैं भाई, जिनकी खराब करके चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तेरे क्या बताए, अरे माँ बाप इतने सालों से पाल रहे हैं, उनको भी छोड़ कर जाने को तैयार हो जाओगे। अरे ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके भी कुछ दोस्त होंगे, मैं तो शादी कर लूंगा, भाग करके कर लूंगा। अरे वो माँ बाप पागल हैं क्या, बचपन से पाल रहे हैं, है ना। तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचा करो। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, में मिलेंगे आपसे। बाय बाय टाटा।